हम पार्ट 1 में जो कुछ आपसे प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, जो कि मेरे तो कल के वीडियो भाग 1 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि अस्थायी विकास शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था। अस्थायी विकास शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर है आयुष्यन द्वारा विश्व संरक्षण रिपोर्ट में। आयुष्यन द्वारा विश्व संरक्षण रिपोर्ट अस्थायी विकास शब्द का प्रयोग हुआ था, विश्व संरक्षण रिपोर्ट में हुआ था। आयुष्यन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न था कि भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। अगर धारणीय विकास के तौर पे देखते हैं, ऐसे विकास के तौर पे देखते हैं जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ और जो अभी की पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए जो रिसोर्स है वो सुरक्षित रखा जा सके और आज के आवश्यकताओं को पूरी की जा सके। अगर हम ऐसे दृष्टिकोण से देखते हैं तो बिजली के जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए सबसे अच्छा सोर्स जो है वो हमारे देश भारत में सौर ऊर्जा है। सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा, जो कि हमारे देश में बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। आप जानते होंगे कि हमारे देश में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो हमारा गुरुग्राम है, जो कि हरियाणा में है और भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो हमारे देश में पवन ऊर्जा का भी एक अच्छा स्कोप है, हम इससे भी बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। और तीसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, जल विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं तो हम हमारे देश में नदियाँ बहुत है, हम बांध बना करके उस पर टरबाइन पर इन पानियों को गिरा करके हम पानी की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और एक सबसे अच्छा सोर्स है जिससे हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत के उत्पादन में सबसे अच्छा सोर्स जो है वो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और जल विद्युत ऊर्जा भी है। हम बात करते हैं नीरी भारत में कहाँ पर है, इसका पूरा नाम क्या है। तो नीरी भारत में कहाँ पर है, इसका पूरा नाम क्या है, तो यह भारत के नागपुर में है और इसका जो पूरा नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। इसका नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब अगर हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि EPA को जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हम छाता विधान भी कहते हैं या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं। छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं। तो ये कुछ कल के प्रश्न थे जो भाग 1 में पूछे गए थे, EVS के पार्ट 1 में पूछे गए थे और इसके उत्तर। तो हम अब चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 में जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करता है। इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जो सरोवर, नदी या झील में बहुत तेजी से वृद्धि करता है। सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी या नागफनी। तो में कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करता है, तो इसका उत्तर सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी या नागफनी। तो इसका जो उत्तर है वो है जलकुंभी। इसका उत्तर जो है वो है जलकुंभी। जो है इसका रीजन है कि जो जलकुंभी होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये जलकुंभी है, ये नदियों और तालाबों में पाया जाता है और ये नदियों और तालाबों में पाया जाता। जलकुंभी जो है, जलकुंभी गर्म देशों में पाया जाने वाला एक जलीय खरपतवार है जो वार्षिक या बहुवर्षीय एवं स्वतंत्र रूप से तैरने वाला पौधा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है आइकोनियम क्रेसिपस है, आइकोनिया क्रेसिपस है। हिंदी भाषा में इसे अलग अलग क्षेत्रों में जलकुंभी, पटपटा, समुद्री शो के नाम से भी जानते हैं। चाहिए कि एक जो पौधा होता है जलकुंभी का, वो 5000 तक बीज उत्पन्न कर सकता है और साथ ही साथ ये अनुकूलन परिस्थितियों में जलकुंभी सिर्फ 10 से 12 दिन में अपनी संख्या दोगुनी कर लेता है। 10 से 12 दिन में ही अपनी संख्या दोगुनी कर लेता है। इससे नुकसान ये होता है कि जलकुंभी पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जलकुंभी की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियों की वृद्धि के अलावा अन्य जलीय वनस्पतियों और जीवों का दम घुटने लगता है।
यह पानी के बहाव को 20 से 40% तक कम कर देती है, इसीलिए यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और अगर इससे बचना है तो इसका एक ये तरीका होता है कि हम स्वतः ही इस पौधों को निकालें और नदी को साफ रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वनों के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं। हम अधिकतर देखते हैं वनों के पेड़ों पर कुछ छाल नुमा कुछ उगे हुए मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, कवक कहते हैं या मांस कहते हैं। हम उसे जीवाणु कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, कवक कहते हैं या मांस कहते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होता है लाइकेन। हम लोग देखते हैं पेड़ों पर लाइकेन जमा हुए रहते हैं। लाइकेन क्या होता है? वो पेड़ों पर चिपका हुआ रहता है, एकदम चिपक के रहता है। हम आपको उसका चित्र दिखा दे रहे हैं कैसे दिखता है। ये है लाइकेन, जो कि आप पौधे की एक शाखा पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से लपटा हुआ रहता है। ये लाइकेन है और लाइकेन ही है जो पेड़ पौधे पे चिपके हुए रहते हैं, यानी कि वनों की पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं, तो इसको कहते हैं लाइकेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं मेजाफाइट्स, हेड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स या हेलोफाइट्स। तो हम जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं वो कहलाते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स क्या होते हैं? ये मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान के इलाकों में पाए जाते हैं। ये थोड़े मोटे मोटे होते हैं और ऐसे जगहों पे मिलते हैं जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, बहुत गर्मी अधिक पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये पौधे होते हैं जीरोफाइट्स। और झाड़ियाँ होती हैं, मोटे मोटे इनके खाल होते हैं और कटीली इनके कांटे निकले हुए रहते हैं इनके ऊपर। तो इस प्रकार से ये दिखते हैं जीरोफाइट्स पौधे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी है। पादप वृद्धि हेतु मतलब पौधों की वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? बालू मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, बजरी मिट्टी है या दोमट मिट्टी है? तो इसका जो उत्तर है बालू मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बजरी मिट्टी या दोमट मिट्टी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो होता है उसकी उर्वरकता बहुत अधिक होती है, इसमें हम पौधे को ज़्यादा लगाते हैं, तो इसमें जो कृषि होती है बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से जो पादप वृद्धि यानी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो दोमट मिट्टी होता है। आप दोमट मिट्टी को देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखती है दोमट मिट्टी। तो ये हमारे देश में सबसे अधिक पैदा करने वाली मिट्टी है, फसल को पैदा करने वाली मिट्टी है, जिसे दोमट मिट्टी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। परितंत्र में, इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा, सदैव उल्टा, पहले उल्टा बाद में सीधा, होता ही नहीं है। तो इसका जो उत्तर है, परितंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, हमेशा याद रखना चाहिए, जो ऊर्जा का पिरामिड होगा वो सदैव सीधा होगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा। आप देख सकते हैं ऊर्जा का पिरामिड कुछ इस प्रकार से होता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड में क्या होता है। एक पिरामिड होता है जिसमें नीचे प्रोड्यूसर यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, उनके पास 100% एनर्जी होता है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि शाकाहारी होते हैं, जो इन प्रोड्यूसर को खाते हैं। फिर चूँकि प्रोड्यूसर का 10% कंज्यूम कर पाते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी। तो सेकेंडरी जो होते हैं वो कीट भक्षी या मांसाहारी होते हैं, वो प्राइमरी का 10% भी बस कंज्यूम कर पाते हैं। इसी प्रकार से थर्ड लेवल पे आते हैं सर्वाहारी कंज्यूमर। तो इस प्रकार से ये एक एनर्जी पिरामिड है, एक ऊर्जा पिरामिड। इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड क्या होता है? एक तालाब के परितंत्र के बारे में पूछ रहा है, उसमें जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, सीधा उल्टा होता है या किसी भी प्रकार का होता है? तो अगर हम बात करते हैं एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड, तो वो क्या होता है? उल्टा होता है। तालाब की अगर बात कर रहे हैं, तालाब की इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, उनके जीव भार का पिरामिड की बात करते हैं, तो वो सदैव उल्टा होगा। वो कुछ इस प्रकार से न होकर के कुछ उल्टा होगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से परितंत्र दिखता है तालाब का। आप देखेंगे कि तो ये उल्टा पिरामिड आपके सामने है। ये तालाब का परितंत्र इकोसिस्टम में, इसमें नीचे प्रोडक्ट उत्पादक होता है, पहले पे हर्बीवोरस शाकाहारी आते हैं, फिर कार्निवोरस मांसाहारी आते हैं। तो ये तालाब का पिरामिड है, तालाब के जीव भार का पिरामिड है। आप इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि जो अपघटक होते हैं, जो उत्पादक होते हैं वो तो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। फिर उसके बाद का जो शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, जिसके ऊपर की
श्रेणी में होते हैं वो उससे कम होते हैं, और जो कार्निवोरस मांसाहारी होते हैं वो संख्या में सबसे कम होते हैं। तो ये एक तालाब का पिरामिड है जो सदैव इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सदैव सीधा, सदैव उल्टा, पहले उल्टा बाद में सीधा, होता ही नहीं है। तो इसका जो उत्तर है, परितल में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, हमेशा याद रखना चाहिए, जो ऊर्जा का पिरामिड होगा वो सदैव सीधा होगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा। आप देख सकते हैं ऊर्जा का पिरामिड कुछ इस प्रकार से होता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड में क्या होता है, एक पिरामिड होता है जिसमें नीचे प्रोड्यूसर यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, उनके पास 100% एनर्जी होता है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो कि शाकाहारी होते हैं, जो इन प्रोड्यूसर को खाते हैं। फिर चूँकि प्रोड्यूसर का 10% कंज्यूम कर पाते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी, तो सेकेंडरी जो होते हैं वो कीट भक्षी या मांसाहारी होते हैं, वो प्राइमरी का 10% बस कंज्यूम कर पाते हैं। इसी प्रकार से थर्ड लेवल पे आते हैं सर्वाहारी कंज्यूमर। तो इस प्रकार से ये एक एनर्जी पिरामिड है, एक ऊर्जा पिरामिड, इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड क्या होता है। एक तालाब के परितंत्र के बारे में पूछ रहा है, उसमें जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, सीधा उल्टा होता है या किसी भी प्रकार का होता है। तो अगर हम बात करते हैं एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड, तो वो क्या होता है, उल्टा होता है। तालाब की अगर बात कर रहे हैं, तालाब की इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, उनके जीव भार का पिरामिड की बात करते हैं, तो वो सदैव उल्टा होगा। वो कुछ इस प्रकार से न होकर के कुछ उल्टा होगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से परितंत्र दिखता है तालाब का। आप देखेंगे कि तो ये उल्टा पिरामिड आपके सामने है। ये तालाब का परितंत्र इकोसिस्टम में, इसमें नीचे प्रोडक्ट उत्पादक होता है, पहले पे हर्बीवोरस शाकाहारी आते हैं, फिर कार्निवोरस मांसाहारी आते हैं। तो ये तालाब का पिरामिड है, तालाब के जीव भार का पिरामिड है। आप इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि जो अपघटक होते हैं, जो उत्पादक होते हैं वो तो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। फिर उसके बाद का जो शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, जिसके ऊपर की श्रेणी में होते हैं वो उससे कम होते हैं, और जो कार्निवोरस मांसाहारी होते हैं वो संख्या में सबसे कम होते हैं। तो ये एक तालाब का पिरामिड है जो सदैव खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, चतुर्दिशीय होता है या त्रिदिशीय होता है। अगर हम खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह की बात करते हैं तो ये सदैव एक दिशीय होगा, ये सदैव एक दिशीय होता है, क्योंकि खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो किसी एक जीव जंतु के लिए किसी एक ही समय में एक ही डायरेक्शन में काम करे। इस प्रकार से जो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। जो मरुस्थल में पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वो अधिकतर होते हैं कैसे, मांसल होते हैं, शाकीय होते हैं, पर्ववृत्तीय होते हैं या पर्णावृत्तीय होते हैं। तो मरुस्थल में जो पौधे होते हैं वो अधिकतर आपने देखा होगा, चित्रों में भी देखा होगा, तो कैक्टस को भी आपने देखा होगा, तो वो उनका जो पौधा होता है, उनके जो पत्ते होते हैं, वो उनके जो पत्ते होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं, मांसल होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं। तो पादप अधिकतर होते हैं मरुस्थल के मांसल। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मरुस्थल के पादप दिखते हैं। आप देख रहे होंगे कि जिनकी जो तने हैं, पौधे हैं, और इनकी जो पत्तियां हैं और इनका जो पूरा शरीर है, सब के सब मोटे मांसल से बने हुए रहते हैं। इसका रीज़न ये है, ये खुद को धूप से बचाते हैं, साथ ही उपात्तोसर्जन जो कि उनके अंदर स्टोर वाटर होता है उसको वेपराइज करने से रोकते हैं। तो इनका यही काम होता है मोटे मांसल होने का, जो कि मरुस्थल पादप अधिकतर पाए जाते हैं वो मांसली रूप में ही पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है कितना। अगर हम बात करते हैं एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जब ऊर्जा का ह्रास होता है वो कितना होता है, तो लिंकडमैन ने बताया था कि जब एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पे जाते हैं तो ऊर्जा को जो ह्रास होता है वो 90% ऊर्जा का ह्रास होता है, सिर्फ 10% ही ऊपर तक दूसरे खाद्य स्तर को मिल पाता है। तो इसका जो उत्तर होगा कितना % ह्रास होता है, तो वो 90% ह्रास होता है। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर जाने पर ऊर्जा का जो ह्रास होता है वो कितना होता है, 90% ह्रास हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादल का बनना, बिजली का कड़कना और तूफानों का होना पाया जाता है,
वो कौन सा मंडल होता है? वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादल का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों का होना पाया जाता है, वो होता है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जिसमें बादल का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों का जो पाया जाता है, वो हमेशा क्षोभ मंडल, यानी कि पृथ्वी के सबसे निचले मंडल जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, उसमें पाया जाता है। ये सब जितने भी बादल, जितने भी तूफान, बादल ये सब बनते हैं, वो पृथ्वी से 12 से 13 किलोमीटर के अंदर ही ये सब होते हैं। 12 से 13 किलोमीटर के ऊपर जाने पर ही ये सब प्रक्रियाएं होती है, इसके ऊपर नहीं होता है। इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा क्षोभ मंडल। हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से कौन मंडल पे क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो आप चित्र में देख रहे होंगे कि सबसे निचले पायदान पे जो है वो है क्षोभ मंडल, जो कि 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और ये यहाँ पर वर्षा, तूफान का आना, हवाएं चलना, ये सब होते हैं। समताप मंडल पे टेम्परेचर, प्रेशर सब कांस्टेंट होता है। यहाँ पर आपके एरोप्लेन उड़ते हैं। उसके ऊपर जो पाया जाता है समताप मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर के ऊपर हम जब जाएंगे तो मध्य मंडल होगा। और मध्य मंडल जो 80 किलोमीटर तक है उसके ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल होगा, जो 400 किलोमीटर तक रहता है लगभग। उसके बाद बहिर्मंडल आ जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 मंडल हैं जो हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज के टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा।